हमने बताया था कोई भी मनी बिल, वित्त विधेयक अगर संसद में लाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति से पूछेगा कौन? राष्ट्रपति से आपको पता है कि प्रजातंत्र में सरकार जो होती है वो होती है कैबिनेट। तो जिस विभाग से संबंधित मनी बिल या धन विधेयक लाना है उस विभाग का मंत्री पूछेगा फिर वो प्रधानमंत्री कि हमें इतना धन चाहिए। आएगा, कुछ डिटेल्स आएंगी। अगला सेंटेंस यही है इसका, समझ में आया? कौन पूछेगा? उस पर्टिकुलर कंसर्न जो जिस डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर पूछेगा। बिकॉज इन डेमोक्रेसी कैबिनेट इज द गवर्नमेंट, रूलिंग कैबिनेट होती है। अगला एक और इसका सेंटेंस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल नंबर अभी क्या लिखा था? हाँ, नेक्स्ट 117 और ब्रैकेट में थर्ड पार्ट इसका 1173। ये क्या कहता है? एक शब्द सुना होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सुना है आपने? संचित निधि। उस निधि से किसे किसे वेतन जाता है मालूम है आपको? कौन कौन बताइए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह, सही है। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज की शॉर्टेज है या हाई कोर्ट के जज की, कहीं 5 हैं। अब वो कह रहे हैं नहीं, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। जैसे 89 में इलेक्शन कमीशन सिंगल था, उसके बाद में 2 और बढ़ा दिए, 3 हो गए थे जो 93 से लागू हुआ। तो उनकी सैलरी भी तो बड़ी होगी, उनके वो फ्रिंज बेनिफिट्स, एक शब्द होता है फ्रिंज बेनिफिट्स, वो होंगे, है ना। तो इन सब के लिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई फंड निकालना है, कोई निधि निकालना है, उसके लिए भी परमिशन, अनुमति जो है राष्ट्रपति से लेना पड़ेगी। एक आया धन विधेयक का, तो परमिशन लेना है। दूसरा, संचित निधि से यदि किसी प्रकार की धनराशि निकालना है उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति, प्रायर परमिशन इज मस्ट। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 1173 कह रहा है। और आगे एक पॉइंट और लिखिए, हाँ एक और चीज है इसी में कि बिना पूर्व अनुमति का मतलब ये होता है कि अगर मान लो अनुमति नहीं ली और उन्होंने कह दिया हमें इतना फंड चाहिए विधेयक, तो वो निरस्त माना जाएगा उसे। ये डीप है, इसका मतलब इसमें शब्द पूर्व, प्रायर परमिशन इज मस्ट, बिना उसके वो मान ही नहीं सकता। क्या बाद में अगर कोई क्वेश्चन करता है क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हमने पैसा निकाल दिया, क्या बाद में हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि बिना पूर्व अनुमति के, विदाउट प्रायर परमिशन, संसद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का विचार भी नहीं कर सकती। ऐसा माइंड में रखिए, दे कैन नॉट थिंक ऑफ इट। ये है, ठीक, ये क्लियर कट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला है इसका पॉइंट, आर्टिकल नंबर 115। ये वित्तीय, ये है वित्तीय कि राष्ट्रपति के पास 2 चीजें होती है। एक होता है एजीआई, एजीआई कह रहा था ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसका क्या काम क्या है? महालेखा नियम है, ठीक है वो, प्लस और क्या, और फाइनेंस वित्त आयोग, एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन सुना होगा, उसके वित्त आयोग और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, इट इज, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कैसी पोस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी पोस्ट हैं वो आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। गॉट इट? ये क्लियर कट माइंड में बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे गवर्नर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इलेक्शन कमिश्नर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो कोई भी रिपोर्ट्स, चाहे वो फाइनेंस कमीशन की हो, वित्त आयोग क्या क्या रिपोर्ट दे सकता है? किसी भी स्टेट का मैटर हो, यूनियन टेरिटरी का मैटर हो, वो फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे नेचुरल कैलामिटी हो, प्राकृतिक आपदा का मैटर हो,
या और कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट हो, कोल्ड वार हो, एक्सटर्नल कोई एग्रेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, विदेश से कहीं कुछ हो, तो वो सब जितनी रिपोर्ट होती है प्लस वो प्लस स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन जो जाती है AGI के पास, वो सब इनकी रिपोर्ट्स सबकी दोनों लोग प्रेसिडेंट को देते हैं। किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। AGI कई तरह की रिपोर्ट देता है, फाइनेंस कमीशन कई तरह की रिपोर्ट देता है, ठीक है। वो सब रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती हैं। तो राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं उसमें दोनों तरफ से देखना है, तब आपको एक एनालिटिकल माइंड मिलेगा। कैसा कि संसद के ऊपर अगर पावर्स हैं तो संसद क्या क्या कार्य करती है और राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, एंड वाइस वर्सा। दोनों पार्ट में देखें तो एक इलैबोरेट वे में आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं उस चीज़ों को। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मैचिंग के, इधर आ जाओ, ठीक है, मेंटली, तो वो सब आप एनालिसिस आराम से कर दोगे जब दोनों चीज़ों को देखोगे बैलेंस के, कि भाई राष्ट्रपति का ठीक है ये कर्तव्य, लेकिन संसद का क्या कर्तव्य है, संसद का यही जैसे पूर्ववर्तीवादी कर्तव्य है, या AGI की ये पार्ट हो गया फाइनेंस कमीशन का प्लस AGI का, कि राष्ट्रपति के साथ में वो करे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? बता देना हिंदी है? क्यों? वो चीज़ अलग होगी, RBI अलग होगी। RBI का गवर्नर है वो है नहीं, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी पोस्ट है जो सेंटर से रिलेटेड होता है। RBI है, लेकिन RBI का गवर्नर कौन सा है? स्वास्थ्य जान, ऑटोनोमस बॉडी जानती हो आप? उस पर किसी का अधिकार नहीं रहता। मिंट और जो जितनी होती है सब, मिंट जानते हो? हाँ, नेचुरली वो तो होगा ही। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होता तो 176 लाख करोड़ कितने रुपए वो ले लिए थे अभी प्रधानमंत्री ने देश के खातिर, तो वो तो है तो उन्हीं के अंदर थी 1935 एक्ट के अनुसार है। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट तो है ही, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है सर। बिल्कुल। UPSC का चेयरमैन कौन होता है, कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। गजेटेड, मैंने उस दिन बताया तो गजेटेड पोस्ट जो है वो गजट का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आपने देखा होगा कि आपके सर्टिफिकेट जो अटेस्ट करता है वो गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, तो गजट ऑफ इंडिया, तो उसमें जो पोस्ट निकलती हैं वो रिक्रूटमेंट जो होता है वो गजेटेड पोस्ट के लिए होता है। आपकी जितनी भी सिविल सर्विसेज की 800 पोस्ट हैं, इसमें ज़्यादातर ग्रुप A और ग्रुप B की सब गजेटेड पोस्ट हैं। पहले था 4800 बेसिक जिसका होता था वो गजेटेड रैंक आती है। सर जो गवर्नमेंट की ओर से असिस्टेंट ग्रुप वैकेंसी आती है जी भी गजेटेड ना, असिस्टेंट प्रोफेसर सिवाय राजकीय इंटर कॉलेज के सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं, एक बार। दूसरा, IAS की बेसिक 5400 होती है, प्रोफेसर की 6000 होती है। DM से पावर उसकी ज़्यादा है, मानो पोस्ट ले हैं, क्योंकि DM बनाते हैं ना हम लोग। नहीं, डाउट क्या है? हंसने की बात, कोई हंसने की बात नहीं, ये सच है। 6000 की पता है, लेकिन क्या है ना, एक सोशल स्टेटस होता है। सोशल स्टेटस ये है, एक बैंक का मैनेजर है, एक आर्मी का सिपाही है, सिपाही दोनों के पास हेलमेट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आर्मी पकड़ लेता है। डिफेंस वाले को छोड़ देगा सिपाही को, एक सोशल स्टेटस की वजह से बैंक मैनेजर से कहता है कि 500 रुपये का ये बजाता फाइन। तो हर एक की सोशल स्टेटस एक होता है। आपको प्रोफेसर बहुत मिलेंगे, हर कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन DM एक ही होता है, बनाता ज़रूर है लेकिन एक ही होता है। तो वो सोशल स्टेटस की बात है, पावर्स की बात है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं प्रोफेसर, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, जबकि IAS जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका देखिए, राष्ट्रपति ने UPSC के चेयरमैन को चुना, UPSC के चेयरमैन ने IAS को चुना, थर्ड पोजीशन है। वैसे भी डिस्ट्रिक्ट के बाद मुख्य सचिव, उसके बाद देख लो आप हर चीज़ में, होम मिनिस्टर से देखो, तो ये सब अपनी पोजीशन है, राइट। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर
अच्छा एक और चीज़ बता दी, आर्टिकल नहीं, कि आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स और जीएसटी वगैरह ये या हर उसमें कुछ छूटें होती हैं। जैसे कोई एरिया है जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है और यह टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब के इतने तक 5%, इतने तक 10%। अगर मैं आपसे कहूँ कि टैक्स स्लैब डिस्क्रिमिनेशन करता है संविधान के हिसाब से, तो सही नहीं है क्या भाई? टैक्स स्लैब जो सबके साथ बराबर हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो राष्ट्रपति का एक और कार्य है कि प्रत्येक राज्य का जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है वो, और करों का टैक्सेस, करों का निर्धारण प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के कर हों या स्टेट लेवल के कर हों। तो या अन्य दूसरे कर हैं, कर जैसे स्टेट टू स्टेट कुछ चीज़ों में टैक्स लगते हैं, है ना। कुछ स्टेट जैसे जाफरान जानते हैं, केसर पैदा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, सबसे कॉस्टली चीज़ है, 3000 रुपये का कितना 10 ग्राम वो सब। तो अगर उस पर वो लगाना, या अफीम या हेरोइन जो होती है, इन सब चीज़ों पे इन पे या ड्यूटी, कुछ चीज़ों पे फॉरेन आइटम को होती है ड्यूटी जैसे कहते हैं, इन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज समझते हैं, इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो टैक्सों का निर्धारण है, चाहे वो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट के किसी भी आइटम पे हो, या फिर स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा आइटम है जो गवर्नर कहता है कि नहीं, इस पे इतना टैक्स आना चाहिए। जैसे हमने बताया ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, अफीम की जो खेती होती थी पहले बहुत होती थी, अब कम हो गई है। क्यों पता है ना? अफीम जानते हैं क्यों कम हो गई है? क्यों? लोग ब्लैक करने लगे, लोग ब्लैक बहुत करने लगे, उससे मौतें भी बहुत होने लगी, तो गवर्नमेंट ने उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा हो गई नशे एनेस्थेसिया के लिए कि उनकी ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन हुआ। तो इन चीज़ों पर टैक्स लगाना, चाहे सेंट्रल स्टेट को लिस्ट को या स्टेट लिस्ट को या दूसरे टैक्सेस हों, उन सब के लिए करों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये फाइनेंशियल पावर है इसकी। और लास्ट इसका पॉइंट है 115, लिखिए। एक शब्द होता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स, सुना है नाम आपने? है, जिन्हें कहते हैं पूरक मांगे। पूरक बजट पूर्ण करने से, हाँ वो मांगों का मतलब बजट से पूरक। आपने देखा होगा हमारा एकेडमिक ईयर पता है कब शुरू होता है? 3 तरह की ईयर है। एकेडमिक ईयर कब शुरू होता है पढ़ाई का? हाँ, इंटर में हो क्या अभी? इंटर वालों का अप्रैल में शुरू होता है, वैसे जुलाई में शुरू होता है। ठीक। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से। और एकेडमिक ईयर एंड कब होता है मालूम है? ऑफिशियली बता रहा हूँ, ये 28 फरवरी, नोट कर लो माइंड में। एकेडमिक ईयर एंड होता है 28 फरवरी को, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, तो 31 मार्च को आप तक आपका बजट पास हो गया। अब नए बजट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ध्यान से सुनिए, कि 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने का बजट पूरक बजट बनाती है। सप्लीमेंट्री समझते हो ना? जैसे कोई मेडिसिन आपके पास नहीं है तो उसकी सप्लीमेंट्री मेडिसिन ले लेते हैं। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो सप्लीमेंट्री बुक है एक इंग्लिश में चलने के लिए, पढ़ी होगी ना, है ना, सप्लीमेंट्री। अब अगर आप में ताकत नहीं है, मल्टीविटामिन गोली सप्लीमेंट्री का काम करती है, खाना नहीं खाया, समझ में आया? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब अल्टरनेट, क्या है? अल्टरनेट। तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट कि हमने 31 मार्च तक का पैसा दिया, तो 30 जून तक 3 महीने का सप्लीमेंट्री बजट पास करती है। क्या करती है? और फाइनल बजट जुलाई में, अभी देखा होगा यूपी का बजट आया था नहीं आया था? तो वो हर साल, हमेशा हर साल होता है, हमने ध्यान नहीं दिया है? नहीं, हमेशा होता है। विश्वास कर लीजिए हमारा, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। तो इलेक्शन नहीं, तो
ये क्योंकि अरे आप बताइए 31 तक दिया है आपने बजट, तो 1 तारीख को क्या भूखे बैठेंगे या 1 अप्रैल को? नहीं ना। तो पूरा बजट पास करना पड़ता है, बाद में फाइनल करते हैं। वो जितना भी खर्चा होता है, जैसे कहने कि भाई अब इतने पैसे रख लो, बाद में हिसाब किताब हो जाएगा, ये पूरक है आपको बिल्कुल उसमें। तो जो पूरक मांगे हैं, अच्छा पूरक मांगे ये ज़रूरी नहीं है फिक्स है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जून में भाई 10% बारिश हो जाना चाहिए, 10 मिलीमीटर तक, नहीं हुई। जुलाई में आज 11 तारीख हो गई, नहीं हुई। मान लो सूखा घोषित हो जाता है, क्यों? अभी इन दिनों में बरसात हो जाना चाहिए और गेहूँ बाजरा की उसकी सब फसलें होना चाहिए। तो उस टाइम एक तो इस क्षेत्र की बात हो गई, गर्मी में कहीं बाढ़ ज़्यादा आ गई हो केरल में, वहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो जो डिफरेंट डिमांड्स हैं, मांगे हैं अलग अलग क्षेत्र की और अलग अलग राज्य की और अलग अलग आइटम के लिए, ज़रूरी नहीं है वो केंद्र की लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट के आइटम, स्टेट लिस्ट के आइटम की, तो वो सब डिमांड जो है, सूखा घोषित कर दिया बिहार में जबकि हमेशा बाढ़ आती है वहाँ पे, तो उसके लिए बोले गेहूं के किसानों के लिए हमें इतना गेहूं चाहिए, इतना धान बाजरा या जो भी चाहिए वहाँ की पैदाइश हो, तो उसके लिए जो सप्लीमेंट्री बजट होता है वो राष्ट्रपति ही देता है। ये 8-10 पॉइंट थे, ये अगर रटे हुए हैं ना पॉइंट आपको, तो इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो आपको इजी हो जाएगा करना। समझ में आया सप्लीमेंट्री बजट। और इसका एक और बिल्कुल लास्ट पॉइंट ये है कि इन सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टेट अपना डिमांड दे। कुछ स्टेट क्या करते हैं, जैसे अभी आपको एक 2 लाख का या 10 लाख का आपको बजट मिला सड़कों के लिए, नाली के लिए, आपने देखा होगा पूरा नहीं कर पाते और वापस करना पड़ता है 31 मार्च तक बजट। तो बहुत से देश राज्य ऐसे हैं कि वो उनके पास जो रिटर्न पैसा आता है, बोले इतने में 3 महीने का हमारा खर्चा चल जाएगा और बाद में हम फाइनल करेंगे बजट। समझ में आया? इतना, जैसे कभी कभी कहते हैं ना घर में नहीं मम्मी इतने का खर्चा चल जाएगा, अब बाद में पैसा। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दो शब्द होते हैं, एक ब्रॉड फॉरवर्ड, एक कैरी फॉरवर्ड। शब्द सुना है ब्रॉड फॉरवर्ड जो आपने पहले एक्सपेंडिचर किया या पहले जो कुछ देखा है उसे आगे ले आए कि अब हमारा अपडेट ये चल रहा है। कैरी फॉरवर्ड मतलब इसको आगे बढ़ा दो कि हमारे पास इतना बैलेंस है और अब ऐसे ऐसे खर्च करना है। और इस मध्य में ज़रूरी नहीं है कि जो हमने खेती में किया है, इंडस्ट्री में किया है, एजुकेशन में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल में किया है, किस फील्ड में किया है वो तो डिपेंड करता है। जैसे भर्ती हो गई साइंस मेडिकल डॉक्टर्स की ज़्यादा भर्ती हो गई, मेडिकल डॉक्टर इसलिए मैंने लगा मेडिकल डॉक्टर क्योंकि एकेडमिक डॉक्टर भी होते हैं, दैट्स वाई आई यूज दिस वर्ड मेडिकल डॉक्टर। तो उनकी भर्ती होगी तो शिक्षा में पैसा ज़्यादा जाएगा, या शिक्षा में भी किस हेड में जाएगा। हेड में एक शब्द बोला था, हेड, किस हेड में पैसा जा रहा है। जैसे आप फीस जमा करते हैं ट्यूशन का फी का हेड अलग होता है, लाइब्रेरी का अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग होता है, टूट फूट का जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, टूट फूट का मालूम है, जो लाइब्रेरी में टूट फूट हो जाती है, उसमें लैब में उसका भी पैसा कुछ वो अमाउंट रहता है, उसका लग जाता है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। दीज वेर द फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब हाँ सर, जैसे कि जो बजट पास कर दिया गवर्नमेंट ने, उस बजट में बीच में परिवर्तन कौन कर सकता है, वो पावर किसके पास है? कौन सा बजट, क्या परिवर्तन चाहते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने बजट पास हो गया कि 6,000 करोड़ रुपये हम शिक्षा में खर्च करेंगे, लेकिन अटेंडर में हम 6,000। हाँ मैं बस समझ गया। उसमें अगर कोई चेंज लाना पड़ता है, वही बात हुई थी, हमने पहले ही पॉइंट बताया था कि संसद के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा के लिए राज्यपाल, अगर इस तरह की कोई डिमांड आती है तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पास करना पड़ेगा, तो कैबिनेट की थ्रू होगा। इसमें 3 पॉइंट हो गए। एक तो ये कि संसद का केस ले लो, संसद में अगर किसी पर्टिकुलर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो मंत्री कहेगा कि हमें इतना पैसे की और ज़रूरत है, तो मंत्री परमिशन लेगा राष्ट्रपति से, संसद में पर्टिकुलर उसी विभाग को मंत्री हो या उसी नहीं ना, देखिए परमिशन दिलाने वाला वही मंत्री होगा, लेकिन डिमांड किसी भी सदस्य से आ सकती है। पढ़ा चुके हैं ये, एक बारीकी से अगर ध्यान दो तो डिमांड जो है किसी भी, जैसे अरुण सागर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सा पुल टूटा हुआ है, वो कोलाघाट का पुल टूटा है। मैं बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा कि वो हटा दिए गए हैं, क्या क्या लगे हुए थे सब।
अब मान लो कल को ही बरसात हो जाती है चेरापूंजी की तरह, सबसे हाईएस्ट वाला, और वहाँ पे इतनी नदी आ जाती है, वहाँ का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। टेम्पोररी कुछ ना कुछ चाहिए। अब मान लो आपने देखा होगा, मैं गया था अभी एक उसमें वाइवा लेने कॉलेज में, धर्म जी सिंह, तो उसमें लोहे की वो पड़ी हुई है। अब उन्हें टेम्पोररी कोई चीज़ निकालना है। आपने देखा होगा, अगर गए होंगे वहाँ पे ईंटें बिछा दिए, मुझे लगता है 2-3 लाख ईंटें बिछाई होंगी टेम्पोररी, 2-3 लाख बिछाई होंगी, कैसे बिछी होंगी। तो उन सब चीज़ के लिए क्या होगा, अरुण सागर कहेंगे कि हमारे यहाँ 5 किलोमीटर लंबा पुल ऐसे है, वहाँ का जो PWD जैसे यहाँ पर होता है, वहाँ का जो वर्क डिपार्टमेंट है उससे पूरा मान लो वो कहते हैं 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे के वहाँ से सैंक्शन कराएंगे राष्ट्रपति से, 2 करोड़ रुपए दिलवा देंगे। तो है ना। अब शिक्षा का मान लो मेडिकल कॉलेज का है, बोले हम पे नर्सिंग भी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल है MBBS का, तो नर्स कहाँ से आएंगे, नर्स चाहिए ना। कुछ चीज़ें वो ऐसी होती है ना कि एक दूसरे को रिलेटेड रहती हैं। डॉक्टर थोड़ी है नहीं कि डॉक्टर है तो नर्स होना ही होना है। मैं मेल और फीमेल नर्स की बात करूँ, दोनों तरह की नर्स होते हैं। मेल नर्स भी होती है, नर्स का मतलब लेडीज़ नहीं है, नर्सिंग मतलब केयरिंग करना। मेल नर्स होते हैं जो आदमी देखभाल करते हैं, ICU में आदमी होते हैं। तो उन सब चीज़ के लिए पर्टिकुलर बजट जो होता है वो डिमांड डालते हैं, और वो MP भी हो सकता है, मिनिस्टर भी होता है, राज्य मिनिस्टर भी होता है, या स्वतः संज्ञान लेकर मिनिस्टर भी कर सकता है। अपने क्षेत्र की बात आती है, समझ में आया। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर, न्याय शक्ति। फ्रैंकली स्पीकिंग, वैसे भी क्लास की वजह से आया था, मेरी छुट्टी थोड़ी मॉर्निंग आया फ्रॉम दैट। आर्टिकल 72, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस दिन क्वेश्चन कोई कर रहा था कि राष्ट्रपति को अपनी क्षमा दान करने का अधिकार है, ठीक है। तो खाली हमें ये पता है कि राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है, 2-3 शब्द और जोड़िए उसमें। क्षमा दान कर सकता है मतलब पार्डन कर सकता है। दूसरा, किसी दी हुई सजा को कम कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सजा को बढ़ा भी सकता है? ये सोचा ही नहीं सर हमने तो, अभी तक तो बढ़ाया नहीं। वो क्या हो, हमको बढ़ाया नहीं, वो तो ये कोई बात हुई। ये तो अच्छा है, थैंक्स गॉड YouTube चल रहा है, बहुत एग्जाम्पल होते हैं मेरे पास। क्यों? बढ़ाता नहीं है, नॉर्मली ही हेड ऑफ किंग है एक तरह से, बढ़ाता नहीं है। क्षमा दान कर सकता है या उसे रेड्यूस कर सकता है, सही है। ये दोनों चीज़ें माइंड में रखिएगा। ये आर्टिकल 72 कहता है, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है। नंबर 1 नोट करिए, और ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इसकी कैटेगरी कहती है एक और शब्द है इसमें कि क्या बताया था हमने, एक तो क्षमादान, दूसरा कम कर सकता है, दूसरा एक शब्द है बदल सकता है। हाँ मैं बताऊंगा, हाँ बदल भी सकता है। अब कम करने में बदलने में बोले कम करना बदलना ही तो है, नहीं। जैसे 2 सजा दे दी, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और साथ में 10 लाख का जुर्माना भी है, तो बदल दी सजा, क्या चाहे 20 साल का वो या खाली जुर्माना कर सकता है। कब इसे कम नहीं कहेंगे, इसे बदलना कहेंगे। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले जूही चावला ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, 20 लाख का जुर्माना डाला गया था, और बाद में रिट की थी, मेरी गलती हो गई क्षमा में, उन्हें कहा कि 2 लाख रुपए जुर्माना दीजिए और आपको एक संस्था को इतने दिन ऐसा कार्य करना पड़ेगा। तो सज़ा बदल भी गई और ये भी होगा। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंतर्गत 3 प्रावधान है क्षमा को, तो क्षमा देना, दूसरा है
कम करना, तीसरा है बदलना। ठीक, तीनों। अब इसमें नंबर 1, आपको पता है राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय जो होते हैं, पता है आपको, मिलिट्री के अपने अलग न्यायालय होते हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उनके बारे में नंबर 1 पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि आप कभी ऐसा मत सोचिए कि वी आर नॉट फ्रॉम डिफेंस और हम क्यों जाने, लेकिन आप जिस जगह होंगे आपको जानना चाहिए। क्यों? यू विल बी वर्किंग एज ए मजिस्ट्रेट ऑल्सो। आप डीएम जो होते हैं एक मजिस्ट्रेट का कार्य करते हैं, इसलिए संविधान का व्यापक ज्ञान जरूरी है। होते नहीं, क्या बोलते हैं, जिला न्यायाधीश भी, वो डिस्ट्रिक्ट एक तरह से काम करता है। कब? जब पंचायत के वो आते हैं मजिस्ट्रेट लेवल के, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के, वो तो मजिस्ट्रेट, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक, नंबर 1, 3 पॉइंट के पहला ये कि जितने भी पूरे देश के अंदर जो भी सैनिक न्यायालय हैं, मीन्स आर्मी या आप लिखिए मिलिट्री, देखिए मिलिट्री, एक शब्द लिख लीजिए, मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स, जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके जो वो होते हैं, न्यायालय होते हैं अपने अलग, उनकी अगर कोई सजा है तो उसे भी चेंज कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे देश का राष्ट्रपति सैनिक न्यायालयों के निर्णयों को भी बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। क्या हुआ? इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, कौन सा कठिन शब्द है? He can change the decision of what? मिलिट्री शब्द इसलिए मैंने यूज किया, मिलिट्री के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आ जाती है, तीनों आती है मिलिट्री में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, इसमें बड़ा है, देखिए, उन सभी मामलों के लिए जिनमें मृत्यु दंड मिला हो, उनके लिए भी बदल सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की, ये नोट कर दो, राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियां चलो बता देते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति के पास जो पावर्स हैं उसमें क्या गवर्नर के पास भी पावर रहती है ऐसी इस तरह की क्षमादान की? क्यों नहीं हो सकती? हाई कोर्ट के उसके नहीं हो सकती? पूछ रहा हूँ। आप कह रही होती हैं, आप कह रहे नहीं, क्या क्या कौन सी क्षमादान की? मृत्युदंड की? मृत्युदंड दिया है हाई कोर्ट पे, तब क्षमा किस चीज़ का दान पे? मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए पूछ रहा हूँ, और क्या क्या आप सोच सकते हो? हाँ, मृत्युदंड नहीं, लेकिन क्षमादान तो 10 साल की भी सज़ा होती है, 5 साल की भी सज़ा होती है, फाइनेंस की भी सज़ा होती है, वो राज्यपाल के पास है इन सब की। तो उन शक्तियों को प्लस सैनिक न्यायालयों की शक्तियों को भी, इन दोनों को वो बदल सकता है, लेकिन एक शर्त है उसके लिए कि ये जो शक्तियाँ बदली जाएंगी वो मंत्री की सलाह से बदली जाएंगी। मंत्री जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसकी सलाह से बदली जाएंगी। ये लिख लीजिए आप उसमें, किसकी सलाह से? अगर रिकमेंड करेगा मंत्रिमंडल, कैबिनेट। हाँ, हाई कोर्ट की सजा को हम जो भी चैलेंज कर सकते हैं, जो गवर्नर की है। हाँ, बात यही होती है कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि सब ये सुप्रीम कोर्ट, देखिए इन दोनों को एक, चलो सुप्रीम कोर्ट का एक शब्द होता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को एक शब्द बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या सुना है आपने? नहीं, क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड रखता है क्या अलमारी में? और
सूचीबद्धता के साथ हैं सूचीबद्धता उसके पास सारी होगी। जो क्या बदलता है, क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? हाँ वही मैं जानना चाह रहा था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इसलिए है कि जैसे जिला लेवल पे कोई न्याय होता है और उसका फैसला बदला जाता है तो वो हाई कोर्ट में जाता है। एक्चुअली बोथ आर अपीलेट कोर्ट, अपील वाले कोर्ट हैं दोनों इनफैक्ट। लेकिन आजकल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली लोग जा रहे हैं। नॉर्मली स्टे वगैरह के लिए, अपील के लिए जाते हैं या क्षमादान के लिए जाते हैं, है ना। लेकिन अपीलेट कोर्ट इसलिए है तो जब वो डिसीजन देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रेयर है कि इस तरह के केस में ये डिसीजन आया, इस केस में ये डिसीजन आया, ये कोर्ट करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट कर देगा हाई कोर्ट डिसीजन। समझ में आया? मतलब सुपीरियर कोर्ट हमेशा बड़े कोर्ट का डिसीजन को कोर्ट करके कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया तो हाई कोर्ट कर देगा, हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया ये कर देगा। अब आपने कहा था कि हाई कोर्ट के सब फैसले तो ज़रूरी नहीं है सब जाते हैं, केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ का केस हाई कोर्ट जरूर जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के सब केसेस जाता है नहीं जाते, उनकी लिमिटेशंस हैं कि इतने अमाउंट का इस तरह का केस है तब आप जाओगे। जैसे ट्रेन में आप जाते हो लेकिन ना इमरजेंसी में चैन खींचिए लेकिन उसमें भी है कि कितने का नुकसान हो रहा है। अब 1 दर्जन केले का पहला गिरेगा तो कोई चैन पुलिंग नहीं करोगे आप। तो उसकी हर चीज़ की लिमिटेशंस रखी गई हैं कि इस तरह का केस है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इस तरह का केस है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सब बाउंडेशंस हैं। क्लियर है? नहीं हो रहा नहीं है? तो ये बाउंडेशन लिमिटेशन है। तो जो आपने पढ़ा है वहीं पे वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाना, उसे ब्रेकर को हटाओ, स्पीड ब्रेकर को आगे बढ़ो कि इसमें और क्या क्या क्लॉज हैं। क्योंकि ये मतलब आपने उसमें मास्टरशिप नहीं ली है ना तो वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसका। अच्छा नींद नहीं आ रही, क्या हुआ समझ में नहीं आया? पूछिए। नेक्स्ट लिखिए इसका, इमरजेंसी पावर्स। जुडिशियल पावर 3 हो गई आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी पावर इंपॉर्टेंट करके सब पढ़ा दिया। आपातकालीन शक्तियाँ, हमने बताया था कौन कौन से आर्टिकल से मारते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद बताओ, नंबर कम है 300 252 बता रही जी, 356 और 60 352 352 356 एंड 360 नॉट 2 है ना। क्या है 360। 352 क्या कहता है लिख लीजिए। इंग्लिश में इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और अतिरिक्त अशांति से उत्पन्न आपातकाल। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से उत्पन्न आपातकाल। इसमें एक दो चीज़ें ध्यान रखना, आर्टिकल को संशोधन 38, 42 एंड 44 इमरजेंसी के लिए 3 आर्टिकल हैं 352, 356, 360 और 3 संशोधन याद रखना 38, 42 और 44 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सही सबसे रिलेटेड और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके 38, 38वां, 42वां और 44। अब जैसे ये सेंटेंस हमने बोला ना इंटरनल, ये भी खत्म हो गया था फिर शुरू हुआ, फिर कैसे क्या हुआ इसका बताएं। ठीक, इसमें अगर पहला है कि युद्ध की स्थिति,
अभी आप यही पढ़िए युद्ध की स्थिति और इंटरनल और एक्सटर्नल। कोल्ड वार कहते हैं गृह युद्ध है। हाँ, कोल्ड वार तो हिंदी बता रही, गृह युद्ध सही है। तो बताएंगे आपको 42 में ये कह दिया था कि इंटरनल इमरजेंसी के लिए 38 में जोड़ा गया, 48 में फिर खत्म कर दिया इंटरनल इमरजेंसी बिना संसद के नहीं हो सकती। लेकिन वो अगला स्टेप है, आपको बता दे रहे हैं, पहले ही पढ़िए आप कि इन केस राष्ट्रपति को लगता है कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, चाहे जातीय दंगा हो, धार्मिक दंगा हो, नस्लवाद का हो, गोरे काले का हो, साउथ नॉर्थ का हो, या ईस्ट वेस्ट का हो, या जैसे मिजोरम मेघालय में आपस में हो जाए, असमीज का बंगाली का हो जाए, उड़ीसा बंगाल का हो जाए, बिहार यूपी का हो जाए, होता है ना लिंग्विस्टिक ABCD सुना है? आरा बलिया छपरा देवरिया नहीं सुना है? आरा बलिया छपरा देवरिया 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 यूपी के हैं, 2 बिहार के हैं। जैसे निरहुआ भी आजमगढ़ में जीते हैं, बेसिकली इज फ्रॉम बलिया, लेकिन सब फिल्में बिहार का बनाते हैं, भोजपुरी में सबसे ज़्यादा देखोगे तो बस बहुत कुछ हो जाएगा, पता चलेगा। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। तो उस टाइम में गवर्नमेंट और राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो आपातकालीन घोषित कर सकता है। अब हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सब पावरफुल है, संसद के बिना कानून नहीं बन सकता, यही कहते हैं ना। फिर राष्ट्रपति को पावर कैसे होगी बिना संसद के डिक्लेयर करने के लिए, है ना? तो अब हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है अंडर आर्टिकल 352 तो केवल 2 महीने के लिए करता है, और इन 2 महीने के अंदर संसद को अब एक विधेयक पारित करके उसके लिए इमरजेंसी के लिए बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, तब वो एप्लीकेबल होगी, नहीं तो 2 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। पढ़ा था ये? नहीं, ये नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए पढ़ाया हूँ मैंने। समझ में आया क्या है? अभी जो पढ़ा रहे हैं कुछ चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ले लूँ कि 2 महीने के लिए अप्लाई होगा, और इन 2 महीने के अंदर संसद इस आपातकालीन को के बिल को पारित करेगी, और ये बिल, अगला सेंटेंस सुनिए, और ये बिल 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीने तक वैलिड रहेगा, और इस तरह से ये बिल हर 6 महीने तक अगर कॉन्टिन्यूस रहता है तो 3 वर्ष तक एक्सटेंड हो सकता है। 3 वर्ष तक आपातकालीन अंडर आर्टिकल 352 बढ़ाया जा सकता है। 3-4 MCQ है इसमें, है नहीं है? कितने? 3 वर्ष तक, और राष्ट्रपति 2 माह के लिए, और उसमें संसद, इसलिए हर इमरजेंसी में संसद का इन्वॉल्वमेंट है। जब तक वो बहुमत पारित नहीं कर सकता है, कोई भी इमरजेंसी वैलिड नहीं होगी, रिकॉग्नाइज नहीं होगी। अब क्या कहता है ये देखिए, आर्टिकल 30, वो संशोधन की बात कर रहे थे, 38वां संशोधन क्या कहता है ये लिख लीजिए। 38 अमेंडमेंट, हमने 2-3 संशोधन की बात की थी। जब भी राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 352 आपातकाल की घोषणा करता है, तब यह आपातकाल किसी भी कोर्ट में इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान संशोधन 38वां क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अंडर आर्टिकल 352 आंतरिक या बाह्य आक्रमण के कारण लागू आपातकाल को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? इसीलिए आपने देखा होगा सत्ताधारी पार्टी हमेशा चाहती राष्ट्रपति मेरा हो, और नहीं तो पता चला विपक्ष मिलकर राष्ट्रपति लोकसभा भंग करा दिया और इलेक्शन दोबारा करा सकते नहीं।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे नहीं लेकिन करा सकते हैं इन्फ्लुएंस देके। इसलिए सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि राष्ट्रपति मेरी हो और वो चाहते हैं विपक्ष वाले मेरा हो, क्योंकि अभी एक उनकी लेडीज है कैंडिडेट, उनका जेंट्स है, इसलिए मुर्मू और उसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का आपातकालीन का जो फैसला है वो अंतिम होगा। दिस इज द फाइनल डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। गॉट इट? अब तो खुश हो, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, बता देते हैं आपको। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट 42 क्या कहता है अमेंडमेंट। हाँ, उसी की बात हो रही है, इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, उसी में है। मैं तीनों अमेंडमेंट बता दे रहा हूँ। 42 अमेंडमेंट कहता है कि पहले क्या होता था 42 अमेंडमेंट से पहले, कि जब भी इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लागू होती थी तो पूरे देश में होती थी। किस सन में हुआ था 42? ठीक है, इसका मतलब 1976 से पहले जो अंडर आर्टिकल 352 आपातकालीन था पूरे देश में लागू होता था, लेकिन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ये कहा गया कि ये आपातकाल पूरे देश में या देश के किसी भी भाग में लागू होगा। किसी भी भाग में, किसी एक भाग में। लेकिन 44 अमेंडमेंट था, उसमें बहुत परिवर्तन लाए गए। 44 अमेंडमेंट में बहुत परिवर्तन लाए गए थे। उसमें पहला परिवर्तन चेंज, व्हाट वेयर द चेंज इन 44th अमेंडमेंट नंबर 1। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लायक हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखिए। इतना ये 44 में आया है। जैसे हमने कहा ना 38 में कि इमरजेंसी लागू होगी, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता, और 2 महीने तक लागू, 2 महीने में तो बहुत कुछ हो जाएगा देश में। इसीलिए 44th अमेंडमेंट में कहा गया कि जो पावर्स 38 संशोधन में दी गई थी वो समाप्त कर दी गई, और बता दे रहे हैं, अभी बता देंगे, सुन लीजिए। और नियम ये बनाया गया कि बिना प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहमति के आप आपातकालीन लागू नहीं कर सकते। 44 कब हुआ था? सुन लीजिए, अभी 44 कब हुआ था? 78। और आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने 1977 में इमरजेंसी लगवाई थी, इसीलिए ये नियम बना। ये मैं बताना चाह रहा था, इसलिए रोका आप कहा। 1977 की इमरजेंसी पेपर में बहुत, उसमें डिबेट पे बहुत आती है। तो 42, अब देखो 78 और 76 के बीच में 77 आई हुई है इमरजेंसी। 42 के अमेंडमेंट को चेंज किया। तो पहला परिवर्तन क्या किया था 44 में कि अंडर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति तभी आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लिख कर दे, इन राइटिंग, देन ओनली। गॉट इट? अब नेक्स्ट सेंटेंस जो 38 अमेंडमेंट का कहा था, दूसरा पॉइंट है इसका कि यह आपातकाल, लिख लीजिए, यह आपातकाल बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन समझ लो, या वॉर, यह आक्रमण, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, जो 1857 में जैसे हुआ। सशस्त्र विद्रोह मतलब सेनाएं आपस में लड़ जाती हैं, सही है, तभी लागू होगा, अन्यथा नहीं। मतलब इंटरनल कोल्ड वार के लिए समाप्त कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट में। क्या क्या हुआ है? एक युद्ध हो जाए,
बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, और आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ये 44th अमेंडमेंट में कहा गया। अंतर पता चल रहा है इमरजेंसी में? अब तक तो 352 ये है, बस खत्म हो गया है। इंटरनल अब नहीं है, जो हेडिंग दिया था वो डिलीटेड। 352 का जो हेडिंग संविधान में दिया वो खत्म हो गया। क्यों? इंटरनल अशांति है बोले, इस नाम पे तो कोई भी इमरजेंसी कभी भी लगा देगा। अभी भी कोई लगा दे, बोले तमिलनाडु में झगड़ा हो रहा है, लगा दी यूपी में इमरजेंसी, इसकी किसी भाग के लिए कहा गया है, पूरे देश में लगा दो। तो ये बारीकी यही है कि वो ये कह रहे हैं कि उंगली खराब है तो हाथ काटने की ज़रूरत क्या है? बोले नहीं, हाथ खराब हो गया तो उंगली खराब है तो उंगली निकाल। ये नियम, यही बारीकी आपको सोचना है। ये आपकी प्लानिंग में होना चाहिए, स्टडी में भी होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस में ही होना चाहिए। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो हमें ये देखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप कहाँ बेनिफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। टाइम का हो, कहीं कहीं टाइम का मैंने नहीं देखा जाता है, कहीं टाइम नहीं देखा जाता है, कहीं खाना त्याग कर दिया जाता है, कहीं खाना देखा जाता है, कहीं पढ़ाई है नहीं है। तो जब ये डिसीजन मेकिंग पावर हो जाएंगे तो आपके माइंड से 3-4 शब्द निकल जाएंगे। टायर्डनेस शब्द खत्म हो जाएगा, टेंशन शब्द खत्म हो जाएगा, ये सब डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर टेकिंग द करेक्ट डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चाहे वो स्टडी से संबंधित हो, पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, फैमिली से संबंधित हो, या समाज से संबंधित हो, देश से संबंधित हो, किसी से भी, बट वेयर एवर यू आर, तो राइट डिसीजन। हाँ, लगाया जाएगा ना। आंतरिक किस तरह की अशांति है, उसके लिए फोर्स भेज दी जाएगी। वहाँ की पुलिस है, संविधानिक अगर 356 के अंतर्गत है तब आप राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अगर तमिलनाडु में आंतरिक अशांति, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, वहाँ के लिए फोर्स भेज दी जाएगी। तमिलनाडु के चक्कर में यूपी वाले क्यों परेशान? भाई उसका रीजन है, बात हंसी की नहीं है कि यहाँ की इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, यहाँ की शिक्षा पे असर पड़ेगा, यहाँ के लोगों पे असर पड़ेगा, बिजनेस पे असर पड़ेगा, यहाँ के जो पुल और नहर और सड़कें बन रही हैं उस पर असर पड़ेगा, पेट्रोल डीजल पंप से जो इनकम हो रही है उन पे असर पड़ेगा, इनकम टैक्स पे असर पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स पे असर पड़ेगा। मैं बड़ा ज़्यादा इसलिए बताता हूँ कि ये सब माइंड में आना चाहिए लॉगरिथम। तो और एक पर्टिकुलर जगह के लिए क्यों, इसलिए ये अमेंडमेंट आया। और दुख इस बात का, ये तो 1950 में ही हो जाना चाहिए, 26 साल बाद हमें समझ में आया क्या ये चीज़ें, ये सोच आपकी डेवलप करेगी इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और अगला है इसमें कि ये चौथे 44वें संशोधन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि राष्ट्रपति की जब डिक्लेरेशन कर देता है इमरजेंसी के लिए तो 1 माह के अंदर, जो हमने 2 माह बताए थे ना, 2 माह तक पहले रहेगा, तो पहले 2 माह तक किसमें बताया था, किसी पॉइंट में। अब कहता है 44वां संशोधन कि यदि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है तो 1 माह के अंदर, ध्यान से सुनना, सेंटेंस को लिखना नहीं अभी, 1 माह के अंदर प्रत्येक सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में पृथक पृथक, मतलब अलग अलग, प्रत्येक सदन में अलग अलग बहुमत के साथ, बहुमत साधारण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत के साथ आपातकाल का बिल पारित होना चाहिए। उसके बाद वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, तब इमरजेंसी मानी जाएगी विदिन 1 मंथ। ये 44वां संशोधन कह रहा है, पहले 2 महीने का था, तब 6 महीने, लेकिन अब है कि प्रत्येक सदन, लोकसभा नहीं खाली, प्रत्येक सदन अलग अलग बहुमत के साथ, वो भी कितने बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ उपस्थित जो हैं सदस्य इस बिल को पास करें, तभी ये इस स्वीकृत हो जाता है, तभी लागू होगा और इसकी वैलिडिटी क्या होगी, 6 माह तक। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये कह दिया
स्टूडेंट को कहा टीचर ने धूप में खड़े हो जाओ, ठीक है, इमरजेंसी लागू हो गई, धूप में खड़े हो जाओ। क्या बीच में कॉल ऑफ कर सकते हैं? कॉल ऑफ खत्म कर सकते हैं? खत्म का भी प्रोविजन होगा ना। मान लो हमें 2 महीने नहीं, 2 महीने तो बहुत होगा, 2 महीने में 60 दिन, 60 दिन में तो देश की कंडीशन, वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। क्या हम 10 दिन बाद बुला सकते हैं? हाँ, बुला सकते हैं। इसके लिए प्रोविजन 44वें संशोधन में किया गया है, लिख लीजिए कि लोकसभा में उपस्थित मीन्स वट एवर मेंबर्स आर प्रेजेंटेड लोकसभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले, ये लिख लो फिर हम समझा देंगे। लोकसभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। मतलब जो लोकसभा में मेंबर प्रेजेंट हैं वो ये कहते कि अभी इमरजेंसी खत्म कर दो, तो साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक, मीडियन जैसे निकालते हैं, तो साधारण बहुमत से समाप्त कर देता है। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेगा कौन भाई? पता है कौन करेगा? इसके लिए लिखना बाद में, इसके लिए 1/3 मेंबर ऑफ लोकसभा ये लिखकर दें कि भाई आपातकालीन खत्म होना चाहिए। तब कितने? 1/10, सॉरी 1/10, कितना बताया था? 1/10 बताया, 1/3 नहीं, 1/10, 1/10 सदस्य ये लिख के दें कि आपातकाल समाप्त होना चाहिए। तो जितने मेंबर उपस्थित हैं उनके साधारण बहुमत से वोट देने पर, मतदान करने पर आपातकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ नहीं? पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल 2-3 मिक्स हो गए हैं, नहीं क्लियर हुआ? हो गया पक्का? 2 बार हो गया, एक बार और कह दो। फर्स्ट टाइम समथिंग, सेकंड टाइम नथिंग, और थर्ड टाइम एवरीथिंग, नथिंग समथिंग एवरीथिंग। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट, इसके द्वारा किसके द्वारा? ये जो आपातकालीन के द्वारा 38वें संविधान संशोधन को रद्द किया गया। इसके द्वारा 38वें संशोधन में 38 अमेंडमेंट में, सुन लीजिए अपने हिसाब लिखिए। एक हमने बताया था 38वें संशोधन में था कि किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन 44वें संशोधन में कह दिया कि अगर आपातकालीन, क्योंकि बिना संसद की परमिशन के हुआ है ना 2 महीने के, तो अगर आपातकालीन स्थिति संसद को लगता है कि ये गलत किया है राष्ट्रपति ने, कभी कभी डिक्टेटरशिप ना बन जाए, तो 44वें संशोधन में प्रोविजन दिया गया था कि इसके लिए कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लिख लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि 38 में कहा कि चुनौती नहीं दी जा सकती, 44 में कह दिया चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 352 कहता है कि इंटरनल कोल्ड वार के लिए भी इमरजेंसी होती है, और उसमें कह देता है नहीं होती है ना? तो ये पढ़ना है आपको, ये कंफ्यूजन दूर हो गया तो यू आर क्लियर इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए। अब आपने 38 पढ़ लिया, 44 पढ़ा नहीं, तो आपको 38 के हिसाब से 100% आपका तो सही वाले में जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, पता चला हुआ गलत है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट हमने पढ़ा ही नहीं है। ये चीज़ें समझना है, खाली 44 से भी नहीं काम चल रहा है, क्योंकि 44 में पढ़ लिया कि आपने इमरजेंसी के लिए चुनौती दे सकते हैं। बोलिए किस संविधान के संशोधन में कहा गया है? सो यू शुड नो ईच एंड एवरी अमेंडमेंट, कहाँ संशोधन है। जैसे अभी राइट टू प्रॉपर्टी 31 में ये पढ़ना है आपको, लेकिन निरस्त हुआ ये भी पढ़ना है। गॉट इट? टाइम क्या हुआ है? 4:12। अच्छा बोल नहीं रहे।